हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं। और जो ही विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं उन सभी के लिए भी ये इंग्लिश कक्षाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो कक्षा 6 से 12 होती है वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जितने भी आगे कंपटीशन होते हैं उनमें यही आपका बेसिक से आपका एडवांस पूछा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। इसके पहले मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम कैसे बदलते हैं या फिर टेंस के अनुसार किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से दिए गए सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो आपको जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आपके सारे के सारे आपके एक्टिव वॉइस में हैं। किस वॉइस में आपके हैं? ये एक्टिव वॉइस में है। और हमें इनको करना किस में है? पैसिव वॉइस में करना है। किस में करना है इनको? हमको पैसिव वॉइस में करना है। तो सबसे पहले जब भी आपका सेंटेंस दिया जाए तो उसको जो है आप पहले पहचाने कि आपका सेंटेंस का टाइप कौन सा है। और मैंने यहाँ पर सेंटेंस के टाइप पहले चर्चा कर ली है। जैसे आपका असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, इंपरेटिव है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानने का प्रयास करें। और मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में क्या होता है? कर्ता होता है और लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव वाला आपका सेंटेंस दिया गया है। उसके बाद करते क्या कि जो भी आपका यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है उसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले किसकी पहचान कर लेते हैं? सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है? नूतन दिख रहा है, मतलब कोई नाम आपका है यहाँ पर। उसके बाद हमें पहचानना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने कई तरीके बताए हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं स्पष्ट हो पा रहा है तो आप सेंटेंस की हिंदी निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें सेंटेंस की हिंदी अगर निकालने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि नूतन राइट्स मतलब लिखता है ए लेटर, एक पत्र लिखता है। मतलब ये हुआ कि नूतन एक पत्र लिखता है। अब हमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो हम देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन लगाते हैं। नूतन क्या लिखता है? तो उत्तर हमें क्या मिला? एक पत्र। तो पूरा का पूरा जो आपका एक पत्र है, ए लेटर है, वो क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पे लिखा है ए लेटर, ये क्या हो जाएगा? इस दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जब भी आप यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। मतलब ये हुआ कि हम इस ए लेटर को कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो इसको हम ले आते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा आपका? ए लेटर। अब उसके बाद देखते हैं कि जो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है ये सेंटेंस किस टेंस का है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर केवल आपके 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अगर हम देखना चाहें तो आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसमें क्या लगा है? मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगा है? यस या ईएस। और यस या ईएस केवल एक ही आपका टेंस में आता है, वो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये हुआ कि ये आपका जो एक्टिव वॉइस का आपका जो सेंटेंस या टेंस है ये किसका आपका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमें करना क्या है? पैसिव वॉइस में करना है। तो मैंने बताया था कि जब भी आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम पैसिव वॉइस में करने के लिए इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। और इज, एम, आर का प्रयोग हम जो है कर्ता के अनुसार करते हैं। यहाँ पर आपका जो ए लेटर है कैसा आपका एक वचन है, मतलब सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है? जो भी आपकी मुख्य वर्ब होती है, मतलब जो मेन वर्ब होती है, उसकी हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य काम कौन सा हो रहा है? राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटेन। मतलब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी? रिटेन। क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी? रिटेन। अब इसके बाद क्या करें? यहाँ पर आपको जो नूतन दिया गया है, नूतन आपका सब्जेक्ट है तो इसे हम कहाँ ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और इससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? बाई। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? नूतन। और नूतन जो आपका यहाँ पर आपका नाम है तो नाम में हम यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नूतन।
तो इस प्रकार से जो है हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया गया है सी वॉशेस हर डर्टी क्लॉथ्स। अब इसकी हम हिंदी निकाल लेते हैं। सी मतलब वह हो गया, वॉश माने क्या होता है धोना, और लगा यहाँ पर क्या आपका यस या यस मतलब ये हुआ कि आपका टेंस कैसा आपका है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है, मतलब धोती है। हर डर्टी क्लॉथ्स उसके गंदे कपड़े। हर यहाँ पे क्या आपका है, ये आपका जो है पॉजेसिव केस है, मतलब संबंध कारक है। ये संबंध बता रहा किसका, आपका उसका, उसके कपड़ों से, मतलब ये हुआ कि उसका कपड़ों से आपका संबंध है। तो यहाँ पर हर क्या आपका संबंध कारक हो गया। अब हम पहचानते हैं इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ से ओबियस है कि आपका सी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने अभी कहा कि वह उसके गंदे कपड़े धोती है। क्या धोती है, उसके गंदे कपड़े, उसके गंदे कपड़े। अब आप ये मत सोचिए कि आपका यहाँ पर हर अलग है। जो भी आपका यहाँ पर आपका संबंध कारक होगा वो संबंध कारक अपना साथ ही में आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये नहीं कि आप हर को अलग कर दें, डर्टी क्लास को अलग कर दें, क्योंकि ये क्या है संबंध है। तो संबंध वाला जैसे आपका लिखा हुआ माई फादर, तो ये नहीं कि आपका फादर अलग आएगा आपका माई अलग आएगा, ठीक है। वो हमेशा संबंध कारक आपका जो है जिस संज्ञा के पहले आपका होता है उसके साथ ही हमेशा आएगा। तो क्या धोती है, उसके गंदे कपड़े। तो यहाँ पर क्या है आपका हर डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हर डर्टी क्लॉथ्स, हर डर्टी क्लॉथ्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका टेंस कैसा आपका है। मैंने बताया कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार कर्ता यहाँ पर क्या आपका हर डर्टी क्लॉथ्स। देखिए क्लॉथ्स यहाँ पर क्या आपका बहुवचन, मतलब कपड़े की बात हो रही है, तो ये बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए क्या लाते हैं यहाँ पर आर लाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया वॉशेस। वास क्या आपकी क्रिया है, और मैंने बताया कि जब भी आप बनाएंगे पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वास्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वास्ड। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है इसे हमको कहाँ लाना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पर आपका सी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम ले जाएंगे यहाँ पर इस प्लेस पर, मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो हम इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका आएगा बाई। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको लाना है सी, लेकिन यहाँ पे क्या है सी आपका कर्ता है तो कर्ता कारक के रूप में है। लेकिन जब इसको ले जाएंगे कहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो आपकी पर्सनल प्रोनाउन टेबल होती है उसको आप विधिवत याद कर लीजिए, जिसमें आपके दिए हुए हैं आई का ऐसे मी होता है, सी का आपका हर होता है, इट का आपका इट होता है, दे का आपका देम होता है, यू का आपका यू होता है, वी का आपका अस होता है। तो ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर सी नहीं, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका हर होता है, तो उसको हम रखेंगे बाई हर। तो इस प्रकार से जो है हम दिए गए सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने का काम करते हैं। अगला आपका सेंटेंस दिया गया है सी डज नॉट लाइक मी। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका ये सेंटेंस कैसा आपका असर्टिव है, लेकिन आपका असर्टिव का आपका निगेटिव वाला है, ठीक है। असर्टिव के आपके दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो आपका ये निगेटिव वाला है। अब हम टेंस क्यों पहचाने, क्योंकि हमको जब तक टेंस की पहचान नहीं होगी तब तक हम जो है पैसिव वॉइस में उचित सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें टेंस भी पहचानना है, सेंटेंस का टाइप पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट पहचानना है, उसके बाद ही हम सारे के सारे कार्य आगे करेंगे। तो सेंटेंस आपका कैसा हो गया, आपका असर्टिव का निगेटिव वाला हो गया। दूसरी बात हमने क्या होता है टेंस कैसा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप इसमें क्या करिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानिए। सब्जेक्ट आपका सी है ही है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका मी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में आपको सीधे सीधे जो आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, मतलब जो आपकी पर्सनल प्रोनाउन टेबल है उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे आपके रखे होते हैं, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका मी क्या है, मी जो होता है वो क्या होता है आपका आई का क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो अब जब देखिए जब हम मी को यहाँ ले आकर के आ रहे हैं किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हम मी नहीं लाएंगे, कारक में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर मी आपका क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब ये कहाँ रहा है सब्जेक्ट के स्थान पे। तो हम जानते हैं कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, तो हम किसको लाएंगे यहाँ पर आपका आई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर आपका ये निगेटिव है, तो अब ध्यान देना कि अगर आपका निगेटिव है तो जिस हिसाब से आपको सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया, अगर आपका अफर्मेटिव है तो आप अफर्मेटिव में करेंगे, अगर आपका निगेटिव है तो पैसिव में क्या करेंगे निगेटिव करेंगे, अगर आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है तो आप इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में करेंगे। मतलब जैसा आपको सेंटेंस दिया गया है वैसा ही करना हमको जो है, ठीक है, जिस फॉर्म में दिया गया है उसी, मतलब ये हुआ कि हमारा भाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आई हो गया। उसके बाद देखते हैं आपका ये
निगेटिव वाला है तो हम जानते हैं कि जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया क्या आएगी, यहाँ पर आपकी पैसिव वॉइस में इज एम आर आएगी, और हमको पता है कि आई के साथ क्या आता है, यहाँ पर आपका एम आता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एम, आई एम। अब यहाँ पर नॉट है तो आपका निगेटिव वाला है तो नॉट हम ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या आपकी लाइक, और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर आपकी लाइक्ड, क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी लाइक्ड। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो सी है इसको हमको लाना है कहाँ, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो इससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई के बाद यहाँ पर जो आपका सी दिया गया है, सी कहाँ ले जाएंगे हम, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, लेकिन हम सी को सी नहीं रखेंगे, सी का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ पर आपका हर होता है, तो हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप हर का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा बाई हर। तो इस प्रकार से जो है हम जितने भी आपके सेंटेंस मिलेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उनको हम बदलने का प्रयास करेंगे। आगे हम कुछ और वाक्य लेने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आपका चौथा वाक्य दिया गया है एक्टिव वॉइस में, ये आपका पहले से ही आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसे हमें पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि जो भी आपका सेंटेंस दिया गया है उसको हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि आपका सेंटेंस का ये टाइप कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सेंटेंस के टाइप की, और सेंटेंस के आपके बेसिकली आपको मैं टाइप बता चुका हूँ, असर्टिव सेंटेंस, उसके दो बेटे आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, ठीक है, इंपरेटिव। तो ये सेंटेंस आपको पहले पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले बेसिक पढ़ाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उसको पहले देख लें, तभी आपको जो है चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो पाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले पीछे आते हैं, पीछे से हमें चला पता कि आपका ये इंट्रागेटिव है, हमें ये बता रहा है कि हम इंट्रागेटिव हैं, लेकिन इंट्रागेटिव के आपके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप वाला। अब यहाँ पर पहचानना कि आपका ये सेकंड टाइप है या फर्स्ट टाइप है, तो यहाँ से तो आपका इंट्रागेटिव हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे जो ये सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें बता रहे कि हम इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप है। मतलब यह कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रागेटिव का फर्स्ट टाइप बोलते हैं। ये इंग्लिश की पहचान होती है। मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में आपकी हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से तो इंट्रागेटिव हुआ और यहाँ से क्या हुआ, फर्स्ट टाइप, तो क्या बना, इंट्रागेटिव का फर्स्ट टाइप। इतनी बात क्लियर। मतलब ये हुआ कि जब भी आप इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो ये इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप में ही रहना चाहिए, आपको इसमें परिवर्तन नहीं करना है। इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है। तो मीरा यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है, नॉट सिंग सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका हम निकालना चाहें, अर्थ निकालना चाहें, तो डज जो वाले जो वाक्य होते हैं ये किससे स्टार्टिंग होते हैं, इनकी हिंदी वाक्य क्या से होते हैं, ठीक है। तो क्या मीरा अब गाना नहीं गाती है, क्या मीरा अब गाना नहीं गाती है। ता है ती है क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लगा है, डू या डज लगा है। जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे, पूरा इसका एसेंस मतलब जो इसका पूरा सार होता है, तब तक आप जो है इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो हमें सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो क्या बना यहाँ पर आपका, क्या मीरा अब गाना नहीं गाती है, सिंग मतलब गाना, सॉन्ग गाना आपका नाउन है, ठीक है, गाती है। तो क्या नहीं गाती है, यहाँ पर आपका क्या आया, सॉन्ग। अगर हमें ऑब्जेक्ट पहचानना है तो मैंने बताया था कि क्या लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं गाती है, गाना नहीं गाती, मतलब ये हुआ कि सॉन्ग आपका क्या हो, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमको यहाँ पर जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये इंट्रागेटिव का फर्स्ट टाइप ही रहना चाहिए। तो अब हम जो भी सहायक क्रिया लाएंगे टेंस के अनुसार, पहली बात तो आपका टेंस कौन सा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब हम इसकी बनाते हैं पैसिव वॉइस तो वहाँ पर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। लेकिन जो इज एम आर हम लाते हैं वो कैसे लाएंगे, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन ये अब बनेगा क्या, सब्जेक्ट। तो हम इसके अनुसार लाते हैं सहायक क्रिया। सॉन्ग क्या आपका एक वचन है, तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, इज लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो आपका इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका इज। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका क्या था, सब्जेक्ट था, लेकिन हमारा काम क्या है, हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया था इसको हम लाते हैं कहाँ, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सॉन्ग, तो इज हो गया, उसके बाद क्या हो गया सॉन्ग। इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका क्या नॉट है, इसमें तो आपका नॉट दिया गया है, निगेटिव वाला है ना, मतलब इंट्रागेटिव का निगेटिव टाइप है, तो हम क्या कर देंगे, इसको नॉट कर देंगे।
और आप ध्यान रखें कि जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो आपका नॉट आता है वो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, मतलब डज और नॉट कभी भी आपका इंट्रोगेटिव में साथ नहीं आता है, वो आपका केवल निगेटिव में आता है। तो इतनी बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने डज नॉट को साथ में कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो इज सॉन्ग नॉट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो मुख्य काम हो रहा कौन सा, आपका गाने का। और गाना का माने होता है सिंग, सिंग सैंग संग होता है। क्या होता है, सिंग सैंग संग। संग क्यों लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया कि पैसिव वॉइस से बनाओ आप, तो वहाँ पर मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संग। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका संग, हैज नॉट संग। अब यहाँ पर देखिए अदर वर्ड में आपका यहाँ पर क्या रहा, नाउ आ रहा। तो जितना भी आपका अदर वर्ड बचता है, मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस का क्या होता है, कूड़ा कचरा होता है। तो कूड़े कचरे को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रख देते हैं। मतलब जो अदर वर्ड बचेगा उसको हम कूड़ा कचरा बोल देते हैं। वो सब कहाँ रखेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद तुरंत डाल दो यहाँ पर। तो आपका नाउ बचा अदर वर्ड, इसको हम डाल देते हैं। उसके बाद जो आपका कार्यक्रम बचता है कौन सा, यहाँ पर आपका जो बाई और सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, बाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आपका मीरा, और मीरा आपकी मीरा ही रहेगी क्योंकि आपकी मीरा जो है क्या है, एक नाम है। तो इसको हम बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप को जो है पैसिव वॉइस में करने का प्रयास करेंगे। तो मेन आपकी जो 2-4 चीज़ें हैं, पहले आप जो है सेंटेंस का टाइप पहचानिए, फिर आप टेंस पहचानिए, फिर आप जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानिए, और जो भी आप ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पे, उसी के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, बस आपको सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, व्हाई इज सी हेल्पिंग यू। अब यहाँ पर देखिए आपको 12 के 12 टेंस आपको आने चाहिए। मतलब ये हुआ कि हर टेंस की सहायक क्रिया, उसकी पहचान आपको अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप जो है सेंटेंस को, चाहे जो ग्रामर का पोर्शन हो वो आपसे हल होने वाला नहीं है। तो टेंस क्या उसकी बेसिक नीड है। हालांकि आगे मैं पढ़ाऊँगा टेंस को भी जो है। चलिए, व्हाई इज सी हेल्पिंग यू। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो आपका सेंटेंस का टाइप कैसा आपका यहाँ पर है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क से हो गया, मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मार्क लगा मतलब इंट्रोगेटिव हुआ। लेकिन ये इंट्रोगेटिव में 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अब हमको पहचानना है कि ये फर्स्ट टाइप वाला है कि सेकंड टाइप वाला है। तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट है तो वो हमेशा क्या होता है, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप होता है। तो ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, और जब भी इसके हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो इसको हम जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में ही रखेंगे। इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं कि आपका ये सेंटेंस का टेंस कैसा है। तो यहाँ पर इज है, उसके साथ क्या है, यहाँ पर आपकी आईएनजी फॉर्म है। मतलब ये हुआ कि ये आपका सेंटेंस कैसा आपका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कैसा आपका यहाँ पर आपका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी, क्योंकि पता आपको सी क्या होता है, इसका आपका सब्जेक्टिव केस ही होता है। जो आपकी पर्सनल प्रोनाउन टेबल होती है उसमें आपका सी क्या है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है। तो सी हो गया आपका, करता है यहाँ पर आपका हो गया। अब हेल्पिंग यू, यू यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपका यू जो होता है, अगर हम देखें यू के तीनों केस देखें तो क्या होता है, यू यू योर होता है। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी आपका यू होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी आपका यू होता है। तो आप जो है इससे परेशान ना हो। तो यहाँ पर आपका यू क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हमारा काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो यहाँ पर जब हम यू को लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, क्योंकि अब इस सी से मतलब नहीं, सी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है। तो हम यू को मेन फोकस करते हैं, और जितनी भी क्रिया लाएंगे यहाँ पर हम यू के अकॉर्डिंग ही लाएंगे सहायक क्रियाएं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो टेंस है वो कैसा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और मैंने बताया था कि जब भी आपका यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो वहाँ पर जब बनाते हैं उसकी पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर हम इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग सहायक क्रिया के तौर पर करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आपका है, यू है। तो हम क्या लाएंगे यहाँ पर आपका आर बीइंग। मतलब ये हुआ कि यू क्या आपका बहुवचन है, तो क्या यहाँ पर आपका आर। अब यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे क्या क्वेश्चन वर्ड, तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर आपका व्हाई हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो आपका इज था, वो कैसे था आपका सी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपका करता क्या हो जाएगा आपका यू। तो हम यू के हिसाब से क्या लाएंगे यहाँ पर आपका आर, क्या लाएंगे यहाँ पर आपका आर। अब देखिए आर बीइंग होती सहायक क्रिया, मतलब इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग, तो ये दोनों साथ ही में आती। लेकिन ये आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप वाला है। तो यहाँ पर जो 2 पोर्शन आपके वर्ब के हो गए, आर बीइंग, तो आर आपका पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका बीइंग आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यू, यू का आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपका वही रहता है। तो यहाँ पर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो वाई आर यू हो जाएगा। उसके बाद आपका बीइंग आता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बीइंग। अब देखिए
सहायक क्रिया क्या हुई, आर बीइंग। तो आर बीइंग का प्रयोग आप एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि आपका सेंटेंस कैसा, आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, और इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में अगर आपकी 2-3 वर्ब साथ ही में आती तो यहाँ पर हम केवल पहली वर्ब लेते हैं जो क्वेश्चन वर्ड के बाद होती है, बाकी जो बचती है वर्ब वो हम सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। तो वही यहाँ पे काम किया गया है। मतलब ये हुआ कि आर बीइंग को हमने जो है क्या किया, 2 पोर्शन में, मतलब सब्जेक्ट के पहले आपका आर आएगा, बाद में जो बची क्रिया होंगी चाहे आपकी 2 हो, जैसे विल हैव बीन होता है, शैल हैव बीन होता है, तो वहाँ पे क्या था, केवल हम विल लेते हैं, बाकी जो हैव बीन बचता है उससे हम कहाँ आते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रख देते हैं। चलिए देखते हैं, बीइंग हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, वर्ब मतलब मेन वर्ब की बात करें, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो आपकी हो ही गई, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ब। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्प मतलब सहायता करना, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। तो हो जाएगा यहाँ पर बीइंग हेल्प्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बीइंग हेल्प्ड। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका मैंने बताया था कि बाई और क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो बाई आपका यहाँ पर ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आपका था, सी, लेकिन सी हम नहीं लाएंगे क्योंकि सी यहाँ पे क्या करता है, लेकिन यहाँ पे किसके स्थान पे आ रहा है, कर्म के स्थान पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ पर आपका हर होता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बाई हर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार से जो है हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस क्या है, ये आपका देखिए इंट्रोगेटिव यहाँ से होगा, मतलब अगर किसी सेंटेंस के पीछे आपका क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब ये हमसे कह रहा है कि हम इंट्रोगेटिव हैं। अब तो हमको पहचानो कि हम फर्स्ट टाइप वाले हैं कि सेकेंड टाइप वाले हैं। देखिए यहाँ से आपको बताया कि हम इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन अब आगे आ जाओ यहाँ पर, आगे यहाँ पर हैज क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। टू हैव वाली बताया था मैंने यहाँ पर, टू डू, टू हैव, टू बी, ये आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हैज यहाँ पे क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव के जो फर्स्ट टाइप वाले वाक्य होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये कैसा हो गया, आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। इतनी बात क्लियर। अब ये हुआ कि जो सेंटेंस जिस फॉर्म में हमको दिया गया है, अगर ये फर्स्ट टाइप में तो हमको फर्स्ट टाइप में ही करना है, बस हमें पहचानना क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस की पहचान करनी। अब देखिए यहाँ पर आपका हैज है और हैज के साथ यहाँ पर क्या आपकी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल एक ही टेंस में आती है, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये टेंस कैसा आपका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इतनी बात क्लियर। तो सेंटेंस का टाइप क्या मिला, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, और टेंस क्या मिला हमको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम पहचानते हैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आपका द हंटर है, क्या यहाँ पर आपका द हंटर मतलब शिकारी। अगर इसका हम हिंदी अर्थ जाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स, हैज ये आपका क्या से प्रारंभ होगा, मतलब क्या शिकारी ने लोमड़ी को मार डाला है, मतलब ये हुआ कि या मार चुका है, ऐसे कह सकते हैं, मार डाला है या मार चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए किसे मार चुका है, यहाँ पर लोमड़ी को। किसे मार चुका है, लोमड़ी को। मैंने कहा था कि जब भी आपको पहचानना हो ऑब्जेक्ट तो हम क्या लगाते हैं, क्या या किसे। तो शिकारी ने किसे मार डाला, यहाँ पर आपका लोमड़ी को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या रहा, यहाँ पर आपका आंसर फॉक्स मतलब लोमड़ी, तो द फॉक्स यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आपका द हंटर है। तो अब ये हमारी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस क्या है, ठीक है, सेंटेंस का टाइप क्या है। अब हम जो है इसको पैसिव वॉइस में करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका हैज है, लेकिन जब भी यहाँ पर हमारा काम क्या होता है कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसको हम लाएंगे यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पर आपकी द फॉक्स के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखिए द फॉक्स यहाँ पर क्या आपकी लोमड़ी है, लोमड़ी मतलब एक हो गया यहाँ पर आपका, तो एक वचन करता मतलब सिंगुलर नंबर हो गया आपका। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पर जो हेल्पिंग होती है वो क्या होती है आपकी, हैज़ बीन या हैव बीन। तो यहाँ पर द फॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आपका आएगा, हैज बीन डाला है हमें। तो ये तो आपका हो गया हैज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हैज। अब देखिए हैज बीन आपका आता है, लेकिन ये कैसा आपका है, इंट्रोगेटिव का आपका जो है फर्स्ट टाइप वाला है। तो हम कर्ता को लाते हैं पहले, मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इसको लेकर क्या हो, तो हैज द फॉक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हैज द फॉक्स। अब बीन लाते हैं, ठीक है, क्या लाते हैं, बीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपकी दो सहायक क्रियाएं साथ में आती हैं, मतलब ये वाक्य इसको बोलते हैं कंपोजिट जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे आपका विल हैव बीन हो गया, आपका हैड बीन हो गया, आपका हैज बीन हो गया, ठीक है। तो इनमें जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम केवल एक पोर्शन लेकर के आते हैं बाहर, और जो बाकी बचे पोर्शन होते हैं वो हम जो है कर्ता के तुरंत बाद रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हैज़ द फॉक्स बीन।
बीन और हैज आप साथ में नहीं लाएंगे इंट्रोगेटिव में, ये केवल आपका अफर्मेटिव में संभव है। अगर आपका नेगेटिव है तब भी वहाँ पर हम जो है तोड़ देते हैं, मतलब हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है, इस तरह से लेकर के आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो हैज हो गया आपका, द फॉक्स हो गया, उसके बाद बीन। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद लाते हैं क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, किल, किल मतलब मारना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका किल्ड। अब देखिए यहाँ पर हमें लाना क्या है, बाई प्लस सब्जेक्ट लाना है, तो बाई लेकर के आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था आपका, द हंटर। अब द हंटर में कुछ बदलने वाला नहीं, तो द हंटर को हम द हंटर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका द हंटर, द हंटर। तो इस प्रकार से जो हम इनको बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये हुआ कि इतने भी आपके यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से पूछे आएंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस को पहचानिए, सेंटेंस के टेंस को पहचानिए, सब्जेक्ट पहचानिए, ऑब्जेक्ट पहचानिए, और जो भी यहाँ पर आप जो है काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का, वहाँ पर हम जो सब्जेक्ट नया बनने वाला है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम लेकर के आए कहाँ, सब्जेक्ट के स्थान पे, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में आपका अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको विधिवत समझ लीजिए, क्योंकि इसके चांसेस आपके परीक्षा में ज़्यादा हैं आने के। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है कि हु टीचेस यू हिंदी। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका पहली बात तो हम देखते हैं कि यहाँ से आपका क्या इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन हम अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ये आपका यहाँ पर दिया गया हु, तो हु यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे क्या आपका प्रोनाउन है। जैसे मान लो हम कह दें कि रमेश टीचेस यू हिंदी, अब हम रमेश को हटा दे रहे हैं, वहाँ पे क्या ला रहे हैं, हु ला रहे हैं, तो हु किसके स्थान पे आया है, रमेश के स्थान पे आया। और आपको पता है कि वह सब जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हमें सब कुछ जो है देखना है कि हु क्वेश्चन वर्ड भी यहाँ पर आपका है, प्रोनाउन भी है, तो सारा का सारा आपको जो है ध्यान जो है इसी सेंटेंस पे आपको लगाना है, इस पर जो है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका हु टीचेस यू हिंदी। अगर इसकी हम हिंदी निकालना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि हु मतलब हो गया कौन, टीचर माने क्या होता है, पढ़ाता है, यू मतलब तुम्हें हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर एस या ईएस लगा हुआ है ना, तो ये टेंस कैसा आपका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मतलब आप टेंस पहचानो, सेंटेंस का टाइप पहचानो, सब्जेक्ट पहचानो और ऑब्जेक्ट पहचान लो। अगर इतना आपने काम कर लिया तो यहाँ पर आपका सेंटेंस में कुछ नहीं होता है। तो ये देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है यू और हिंदी। अब देखिए तुम्हें अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना चाहें, तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट दो हैं, और मैंने इसके पहले चर्चा कर ली थी कि ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा यहाँ पर क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो हम लोग क्या हैं, इनडायरेक्ट हैं, हम लोग क्या यहाँ पर आपके इनडायरेक्ट हैं। और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर आपकी डायरेक्ट होती हैं। तो दो चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव कर्म बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव कर्म। और जितने भी आपके सजीव कर्म होते हैं, जैसे आपका मी हो गया, यहाँ पर आपका अस हो गया, यहाँ पर आपका यू हो गया, आपका हर हो गया, आपका यहाँ पर हिम हो गया, ये सारे के सारे क्या यहाँ पर आपके हैं, सजीव कर्म है। लेकिन अगर हम यहाँ बात लेते हैं, जैसे बुक आपका हो गया, ठीक है, बुक हो गया आपका कोई सब्जेक्ट का नाम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ये सब क्या है आपकी निर्जीव आपके कर्म है। तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सजीव और निर्जीव कर्म की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ इस सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से अगर देखना चाहें तो हमको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। मैंने बताया था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट पहचाने तो वहाँ पर आप जो है क्या और किसे दो क्वेश्चन लगा दीजिए, क्या लगा दिए या फिर क्या लगाइए, किसे लगा दीजिए, और जो उत्तर मिलेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, किसे, तुम्हें। तो तुम्हें आपका क्या हो गया, यू हो गया, मतलब यू भी क्या इसका ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा देखिए, अब हिंदी इसकी क्या है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, हिंदी। क्या पढ़ाता है, हिंदी। तो हिंदी भी इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें यू क्या यहाँ पर आपका है, इनडायरेक्ट वाला है। मतलब ये हुआ कि आपका सजीव कर्म है, यू कोई व्यक्ति तो होगा। हिंदी क्या है यहाँ पर आपकी, हिंदी आपकी निर्जीव है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया। और ये कौन सा आपका है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम बोलते क्या है, सजीव बोल देते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोल देते हैं, ठीक है। अब हमने बताया था कि इन दोनों में से हमें
हमें किसी एक को लाना है और कैसे हम लाएंगे दोनों को मैं जो है अलग अलग बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर आपका हु है, तो मैंने बताया था कि जो आपके हु के सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं, आपके बाई होम से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आपका आएगा, बाई होम। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, बाई होम। मतलब ये हुआ कि जब भी आपका हु वाला सेंटेंस है ये किससे हमेशा बनेगा, बाई होम से बना। क्यों, इसे हम क्यों बनाते हैं यहाँ पर आपका बाई होम से, क्योंकि यहाँ पर हु क्या आपका प्रोनाउन है और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम कर रहा है, इसीलिए हम जो इसको बाई होम से बनाते हैं, ना कि इसको हम आखिरी में ले आते हैं, ठीक है, बाई के बाद। तो आपको रीजन पता होना चाहिए यहाँ पर हम बाई होम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ साथ में क्या आपका ये प्रोनाउन भी है, इसलिए हम यहाँ पर बाई होम का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पर क्या आपका आएगा, इसके बाद आपकी आएगी यहाँ पर सहायक क्रिया। क्या आएगी यहाँ पर आपकी, सहायक क्रिया। अब देखिए भाई ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, हमें लाना क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कैसे लाएंगे, यहाँ पर आपका टेंस कैसा बताया था मैंने, यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सहायक क्रिया आपकी इज, एम, आर आती है। वो भी कैसे, जो भी आप नया ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए अगर हम यू को लाते हैं, मतलब ये हुआ कि जब भी हम लाएंगे किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब जो सजीव कर्म है, तो अगर हम यू लाते हैं तो यू कैसा आपका नंबर है, आपका प्लूरल नंबर, मतलब बहुवचन है। तो अगर ये बहुवचन तो यहाँ पर इज, एम, आर में से क्या आएगा यहाँ पर आपका आर, तो बाई होम आर हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब यू ला रहे हैं ना तो यू रखेंगे यहाँ पर आपका यू। इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि जो मेन वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब क्या यहाँ पे आपकी टीच है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच, टाट, टाट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी टाट, क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी टाट। इतनी बात क्लियर। अब देखिए बाई होम आर यू टाट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी आपका बचा। तो मैंने कहा कि जब इसको आप मेन ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो इसको आप मानिए क्या, अदर वर्ड मान लीजिए इसको, ठीक है। जब इसको हम मानेंगे क्या, ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो इसे हम क्या मान लेंगे, अदर वर्ड। और हमने अभी बताया कि जो भी आपके अदर वर्ड होते हैं वो कहाँ रखते हैं, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, हिंदी। क्या रख देंगे, हिंदी। एक तो आपका ये बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको दूसरा बनाना चाहें इसी प्रकार से, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए पहले केस हमने क्या किया, यू को हमने लाने का प्रयास किया। मतलब ये हुआ कि जब भी हम क्या लाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाते हैं पहले, तो स्थिति आपकी ऐसी है। लेकिन हम इसको भी ला सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लो किसी ने जो है इसको नहीं माना ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी, तो हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब क्या वाला भी आपका यहाँ पे हिंदी आ रहा है और किसी में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों में से हम किसी को ला सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, यू को लाने का प्रयास किया। अब हम किसको लाएंगे, हिंदी को लाएंगे। तो अगर हम हिंदी को लाएं तब स्थिति क्या होगी, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका बाई होम तो आपका वही रहेगा। मतलब ये हुआ कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, बाई होम से ही करेंगे। तो बाई होम हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका हिंदी। अब हम यहाँ पर यू नहीं ला रहे हैं तो हिंदी लाएंगे। तो हिंदी क्या आपकी है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपकी सिंगुलर नंबर में है। तो यहाँ पर क्या होगा, इज, एम, आर में से क्या लाएंगे, यहाँ पर आपका इज लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बाई होम इज हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब हम हिंदी ला रहे हैं ना कि यू को, तो बाई होम इज हिंदी हो जाएगा, बाई होम इज हिंदी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, टी स्टार्ट टाट आपकी वही रहेगी। तो हो जाएगा टॉट, TAUGHT टाट, टाट हो गया। उसके बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका हिंदी को हमने जो ऑब्जेक्ट मान लिया है, तो यहाँ पर यू को हम कैसे मानेंगे, अदर वर्ड के रूप मानेंगे, ठीक है। तो यू क्या हो गया आपका, अदर वर्ड। लेकिन आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि जब भी आप यहाँ पर डायरेक्ट को लाते हैं पहले किससे, इनडायरेक्ट से, तो वहाँ पर हम जो है इनडायरेक्ट के पहले टू या फार का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी हम डायरेक्ट लेकर के आएंगे पहले, ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपका डायरेक्ट पहले आता है तो हम इनडायरेक्ट से पहले, मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट, फिर उसके बाद क्या होगा आपका टू, फिर क्या लाते हैं यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट लाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है। मतलब ये हुआ कि जब भी हम यहाँ पर किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं किससे, इनडायरेक्ट से, तो इनडायरेक्ट पहले हम टू या फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू या फार। देखिए अब हिंदी यहाँ पर क्या आपकी है, डायरेक्ट है, तो ये पहले आई है। अब हम देखिए यू जो आपका यहाँ पर कहाँ ले आ रहे हैं, इसको बाद में ले आ रहे हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, टू या फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका आएगा टू, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका यू। तो इस तरह से जो हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। तो आप बेसिकली इतना ध्यान रखें कि अगर आपका सेंटेंस कोई ऐसा दिया गया है जिसमें कि आपके दो दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कुछ आपकी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ दो सब्जेक्ट लेकर के आती हैं, उसमें से आपका एक सजीव होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उसमें से आपका दूसरा क्या होता है आपका निर्जीव, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखें तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज मत हो। जिस सेंटेंस के हिसाब से हम जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे उस ऑब्जेक्ट के
अकॉर्डिंग जो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर आपका एक वचन है तो एक वचन की सहायक क्रिया, अगर आपका बहुवचन तो हम वहाँ पर बहुवचन की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और इस हिसाब से जो है हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लाते हैं किससे, इनडायरेक्ट से, तो वहाँ पर क्या होता है कि इनडायरेक्ट से पहले हम टू या फॉर का प्रयोग करते हैं।